नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22। विषय है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। और ये जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग ज़िला फतेहाबाद के द्वारा तैयार किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे इसमें सभी। और इसके सामान्य निर्देश क्या हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखो, प्रश्न संख्या 1 से 40 तक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें रिक्त स्थान भी होंगे, खाली स्थान भरना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे और ट्रू और फॉल्स, सत्य या असत्य, हाँ या ना, इस तरह के प्रश्न होंगे। तो बच्चों, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और हमने सही उत्तर लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है बच्चों। देखोगे, सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र का एक तत्व नहीं है। देखिएगा, क्वेश्चन क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र का एक तत्व नहीं है। रोजगार का सिद्धांत, ये तो है। मांग का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति। यहाँ पर जो मांग का सिद्धांत है, ये एक तत्व नहीं है समष्टि अर्थशास्त्र का, क्योंकि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का तत्व है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए का विषय है। सकारात्मक विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, आदर्श होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका संबंध आदर्शात्मक विज्ञान से है, अर्थशास्त्र से है, क्योंकि क्या होना चाहिए हमारे आदर्श हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अवसर लागत का क्या अर्थ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत का क्या अर्थ है। वैकल्पिक उपयोग की लागत, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन। वास्तविक लागत नहीं, कुल लागत नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे है, बजट रेखा को भी कहा जाता है। खाली स्थान भरना हमने, बजट रेखा को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो बजट रेखा को, ए ऑप्शन है यहाँ पर, कीमत रेखा, बिल्कुल ठीक है, बजट रेखा को कीमत रेखा कहा जाता है। दूसरा है आय रेखा, तीसरा है लागत रेखा और चौथा बजट समूह, ये गलत है, तो कीमत रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते और जुराब की मांग को कहा जाता है स्थानापन्न या पूरक। देखो, पूरक, जूते और जुराब एक दूसरे के पूरक हैं, इनको पूरक, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पूरक, इनकी जो मांग है उनको पूरक कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है बच्चों, आयताकार हाइपरबोला मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाकर दिखाएंगे। ये जो शेप है, ये आयताकार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यानी कि आयताकार हाइपरबोला है, और इसके प्रत्येक बिंदु पर जो मांग की लोच है ना, वो 1 के बराबर होती है, इकाई के बराबर होती है। ये ध्यान रखना, प्रत्येक बिंदु पर इकाई के बराबर होती है। तो ऑप्शन है शून्य, इकाई, इकाई से ज़्यादा, इकाई से कम, तो इकाई के बराबर होती है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है बच्चों, इकाई के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन कितना होगा। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है, देखिएगा, जब सीमांत उत्पादन शून्य होगा तो कुल उत्पादन कितना होगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिएगा बच्चों, सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन, ये टीपी है, और सीमांत उत्पादन जब शून्य है तो बच्चों ये हाईएस्ट होता है, एच आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, एच आएगा, यानी कि हाईएस्ट होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, अधिकतम, ये ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, किस बाजार में औसत आगम और सीमांत आगम समान होते हैं। किस बाजार में औसत आगम और सीमांत आगम समान होते हैं। एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, बिल्कुल ठीक है, डी
यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है देखिएगा ए बी, ये सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिएगा जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें, पूर्ण प्रतियोगिता में ये देखिएगा औसत आगम यानी कि ए आर इक्वल टू एम आर, यहाँ पर ये एम आर है, तो ए आर इक्वल टू एम आर होता है। ये किस में है? ये पूर्ण प्रतियोगिता में है। तो देखेंगे बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 9वां क्वेश्चन है, विश्व में महामंदी का वर्ष है। विश्व के महामंदी का वर्ष है, ये इसने ऐसे लिखा है, यानी कि विश्व में महामंदी का वर्ष कौन सा था? ए 1927, बी 1929, सी 1931, डी 1932। तो बच्चों 1929 का जो वर्ष था वो महामंदी का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, इनमें से कौन समावेश में शामिल नहीं है? देखो बच्चों समावेश में कौन शामिल नहीं है? समावेश आप यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमने डायग्राम बनाया, तो ये जो ऊपर से जो इंजेक्शन होता है ना बच्चों, इनको हम बोलते हैं समावेश। जो इंजेक्शन है इनको समावेश है, और ये लीकेजेज है, ये वापसी है यहाँ से जो निकलेंगी। तो देखो कौन समावेश में शामिल नहीं है? तो समावेश में शामिल होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, GIX, निर्यात होता है शामिल, निवेश भी शामिल होता है, उपभोग भी शामिल होता है, लेकिन आयात शामिल नहीं होता। देखो कौन शामिल नहीं है? तो आयात होता है इसमें STM, सेविंग टैक्स और इंपोर्ट। तो ये जो लीकेजेज है, जो वापसी है, उसमें आयात यहाँ पर आएगा, आयात है। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो आयात, ये शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है बच्चों वो आएगा डी वाला, यानी कि आयात, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज एक वस्तु है, कैसी वस्तु है? उपभोक्ता, उत्पादक या दोनों? देखो बच्चों मेज तो दोनों ही है, यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो हमारा सी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो अगर हम अपने घर में मेज को खरीद करके अपने घर में कोई उपभोक्ता लेकर आता तो वो उपभोक्ता वस्तु है, लेकिन एक सिलाई मशीन यानी कि एक जो टेलर है जो सिलाई मशीन को उसके ऊपर रखता है, मेज के ऊपर मेज खरीदता है, और कपड़े सिलने के लिए जो उनकी जो सिलाई मशीन है उसके ऊपर उसको प्रयोग करता है, तो वो उत्पादक वस्तु है। इसी तरह से अगर एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता अपने घर में एक टेबल खरीद कर लाता है, एक मेज खरीद कर लाता है, तो उपभोक्ता वस्तु है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई होटल वाला या रेस्टोरेंट वाला उस मेज का प्रयोग करता है खाना खिलाने के लिए या बैठाने के लिए, इनकी वहाँ पर वो उत्पादक है। तो देखो दोनों ही है। देखिएगा जो जो कोई मान लीजिए उसको प्रयोग करता है आय कमाने के लिए, जैसे टेलर की हमने बात की है, जैसे किसी रेस्टोरेंट के मालिक की बात की है कि वो मेज का प्रयोग वहाँ पर करता है, तो ये दोनों ही हमारा ऑप्शन ठीक आएगा सी, कि भाई यहाँ पर जो मेज है वो दोनों है, उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी, NNP एट MP है। देखिएगा NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये क्या है? GNP एट MP माइनस मूल्य राशि, बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों ए। देखो दूसरा है GNP एट MP जमा मूल्य राशि, ये गलत है, ये गलत है। फिर इसने दिखाया GNP एट MP जमा अप्रत्यक्ष कर, ये भी बिल्कुल गलत है। और डी इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 12वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? वट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है? देखो बच्चों MPC जमा MPS इज इक्वल टू 1 ठीक है, 1 माइनस में MPC इज इक्वल टू MPS ये भी ठीक है, 1 माइनस में MPS इज इक्वल टू MPC ये भी ठीक है। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी का मतलब है कि उपरोक्त सभी ठीक है, तो यहाँ पर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण भारत में 1 रुपये का सिक्का जारी करता है? RBI बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि 1 रुपये से ज़्यादा के नोट यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा के नोट RBI जारी करता है, लेकिन 1 रुपये का सिक्का जारी नहीं करता है, वो भारत सरकार या केंद्र सरकार। हरियाणा सरकार बिल्कुल गलत है, वाणिज्यिक बैंक ये भी गलत है, RBI भी गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 15वां, वो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक प्रकार है? देखो आयकर प्रत्यक्ष कर है, निगम कर प्रत्यक्ष कर है,
आय पर अधिभार जो सरचार्ज वो भी प्रत्यक्ष कर है। यहाँ पर एक ऑप्शन है सी बिक्री कर, ये अप्रत्यक्ष कर का एक प्रकार है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, निम्नलिखित में से कौन लचीली विनिमय दर की विशेषता नहीं है। देखो बच्चों, लचीली विनिमय दर की विशेषता क्या होती है। देखो लचीली विनिमय दर का जो निर्धारण है ना, विनिमय की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि करेंसियों की मांग और करेंसियों की पूर्ति जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर लचीली विनिमय दर होती है। तो लचीली विनिमय दर का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, विनिमय दर में लचीलापन है। तो देखो जोखिम पूंजी के लिए कोई प्रोत्साहन ये नहीं है, सोने की कोई आवश्यकता नहीं, ये भी नहीं है। तो देखो विनिमय दर की शिथिलता, विनिमय दर की जो शिथिलता है इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें तो विनिमय दर शिथिल ही नहीं है जबकि लचीली है। तो ये सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि भी ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, आप देखेंगे 17th जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, आएगा हमारा उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमने खाली स्थान भरना है। तो देखो बच्चों, आवश्यक वस्तुओं की लोच, अति आवश्यक जो वस्तुएं, जो हमारी आवश्यक वस्तुओं की बात की है इसने, खाली आवश्यक वस्तुओं की जो लोच है वो इकाई होती है। क्या होती है, इकाई होती है, शून्य नहीं होती, क्योंकि जो नमक की जो मांग की लोच होती है वो शून्य होती है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की जो लोच है वो इकाई होती है। तो यहाँ पर इकाई सही आएगा। नेक्स्ट है, देखिएगा अति आवश्यक जो वस्तु होती है बहुत, वो इकाई से कम होती हैं या इकाई होती हैं, लेकिन विलासिता की वस्तुओं की जो लोच है वो इकाई से अधिक होती है। और जबकि जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, नमक है, उनकी शून्य होती है। तो यहाँ पर शून्य नहीं है बल्कि इकाई हो जाती है, इकाई से कम या इकाई होगी। तो आगे देखेंगे सीमांत लागत वक्र, न्यूनतम सीमांत लागत वक्र बिंदु पर औसत लागत वक्र को प्रतिच्छेद करता है। देखो कौन से बिंदु पर, न्यूनतम बिंदु पर, ये न्यूनतम बिंदु आएगा, अधिकतम पर कभी नहीं होता। देखिएगा बच्चों, जो औसत लागत है इसके जो न्यूनतम बिंदु से प्रतिच्छेद करता है, ये न्यूनतम बिंदु है। MC कर्व यहाँ से छेद करता है तो इसलिए न्यूनतम बिंदु आएगा। नेक्स्ट, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर खाली स्थान है, उत्तल है, यानी कि कॉन्वेक्स होती है। देखिएगा इंडिफरेंस कर्व जो है मूल बिंदु की ओर ऐसे होगी, कॉन्वेक्स, तो ये उत्तल है, ये उत्तल इसका उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन है, मांग में वृद्धि के कारण मांग वक्र खिसकता है, दाईं ओर या बाईं ओर। तो देखो जब वृद्धि होती है तो दाईं तरफ जाता है, तो ये बिल्कुल दाईं, यहाँ पर ठीक है, दायां आएगा। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, आपूर्ति वक्र का ढलान धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, संतुलन में फर्म हो सकती है जब यह हानि सहन करती है। देखिएगा संतुलन में फर्म हो सकती है जब यह न्यूनतम हानि सहन करती है, अधिकतम हानि में कभी भी फर्म संतुलन में नहीं होगी। देखिएगा फर्म के संतुलन की तीन तरह से संतुलन में हो सकती है, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और न्यूनतम हानि। तो देखो 3 स्थितियां हो सकती है, तो उसमें न्यूनतम हानि हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के आंकलन में शामिल किया जाता है। वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के आंकलन में शामिल किया जाता है। कौन सी वस्तुओं को, केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं किया जाता है। तो देखो बच्चों, अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के आंकलन में शामिल किया जाता है, तो अंतिम वस्तु यहाँ पर आएगा, अंतिम, ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर है अप्रत्यक्ष कर माइनस, देखिएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता मतलब सब्सिडी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ये आ जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगला है असफीती अंतराल, एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट माइनस एग्रीगेट डिमांड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ADU आएगा यहाँ पर, फुल में से फुल नहीं घटता तो ADU आएगा। ये भी क्लियर हो गया। उच्च शक्ति मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा हाई पावर्ड जो मनी है उसका फार्मूला क्या होता है, R+D, R+D है तो यहाँ पर D वाले पे सही निशान लगाएंगे कि D आएगा। नेक्स्ट है 27वां, यदि MPC 0.5 है। देखो बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, यदि MPC 0.5 है और निवेश में परिवर्तन 100 है तो आय में परिवर्तन ज्ञात करेंगे, तो बिल्कुल आसान है। देखो बच्चों फार्मूला होता है K, गुणक का फार्मूला 1/1 घटा MPC, ठीक है।
1/1 घटा 0.5। ठीक है, तो यहाँ MP यानी कि यहाँ आ जाएगा 0.5, यानी कि गुणक का मतलब हो गया 2। गुणक का मतलब क्या हो गया? 2 आ गया, और 2 आ गया तो निवेश में परिवर्तन क्या है? 100, और यहाँ 2 है, तो ये क्या आएगा? आय में परिवर्तन कितना आएगा? 100। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो 200 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्क, लाइसेंस, परमिट राजस्व प्राप्तियों का प्रकार है, कर या गैर कर? देखो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, गैर कर राजस्व प्राप्तियां, क्योंकि कर अलग प्राप्तियां हैं, कर प्राप्तियां अलग हैं, और शुल्क, लाइसेंस, परमिट ये गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक घाटा बराबर है 500 और ब्याज 200, तो राजस्व घाटा क्या होगा? देखो बच्चों, वैसे तो राजकोषीय घाटा जो होता है, क्या होता है कि राजकोषीय घाटा, देखो ये राजकोषीय, अगर यहाँ राजस्व घाटा है वो भी राजकोषीय घाटा का एक प्रकार है, तो राजकोषीय घाटे में से अगर हम ब्याज का भुगतान घटाते हैं तो प्राथमिक घाटा आ जाता है। अब यहाँ पर राजस्व घाटा क्या है? तो देखिएगा, राजस्व घाटा इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिशिएंट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? या राजकोषीय घाटा क्या होता है कि देखिएगा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान इक्वल टू क्या होता है? प्राथमिक घाटा इक्वल टू 500। तो देखो ये माइनस का निशान इक्वल से इधर जाएगा तो 500 में 200 जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया जो राजकोषीय घाटा है वो 700 है, हमने 700 पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन सही है या गलत है बताइए। 30वां प्रश्न है, माइक्रो ग्रीक भाषा के मैक्रोज से लिया गया है। जी नहीं, माइक्रोज से लिया गया, MIKROS से लिया गया है, ना कि मैक्रोज से, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, ये सत्य है, क्योंकि मांग का नियम सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है और गिफन वस्तुओं पर नहीं होता है। अगला है, अनधिमान वक्र पर उपयोगिता स्थिर रहती है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसको समान उपयोगिता वक्र भी कहते हैं। अनधिमान वक्र यानी कि इनडिफरेंट रहता है उपभोक्ता, उसको ना जो भी इंडिफरेंस करो ये जो है ना, इसके प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है, इसलिए समान तुष्टि गुण वक्र भी इसको हम कहते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटते प्रतिफल का नियम कृषि में लागू नहीं होता, ये असत्य है, क्योंकि घटते प्रतिफल का जो नियम है कृषि में सबसे जल्दी लागू होता है, सबसे ज़्यादा लागू होता है, इसलिए ये गलत है, असत्य है। औसत लागत, औसत आगम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये सही है। देखो बच्चों, जो औसत आगम है ना, यानी कि औसत आगम, वो इस प्रकार से उसकी कार्य होती है, ये कभी भी शून्य नहीं होता है और कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पाधिकार में कई विक्रेता होते हैं, बिल्कुल ठीक है। देर आर मैनी सेलर इन दी ओलिगोपोली, इनकी कई विक्रेता होते हैं, इनकी संख्या 2 से ज़्यादा और 10 तक की होती है, कई होते हैं, मैनी नहीं होते, बल्कि मतलब मैनी सेलर का मतलब होता है अनंत नहीं होते, बहुत सारे नहीं होते, कई होते, कुछ होते हैं। देखो, देर आर मैनी सेलर इन ओलिगोपोली, मैनी नहीं, कुछ होते हैं। देखो, कई ठीक है, लेकिन बहुत सारे गलत हो जाता। कई यानी कि ए फ्यू, यहाँ पर क्या आएगा? ए फ्यू, तो ये सही, अगर कई है तो ये ठीक है, लेकिन मैनी सेलर, मैनी बायर वो पूर्ण प्रतियोगिता में आता है। देखिएगा, यहाँ पर अल्पाधिकार में कई, कई का मतलब अगर कुछ है तो कुछ विक्रेता होते हैं, कई नहीं। देखो यहाँ अंग्रेजी में, अंग्रेजी वर्जन बोल रहा है मैनी सेलर, वो गलत है, तो यहाँ पर कुछ विक्रेता होते हैं, कुछ। अगर ये कई का मतलब कुछ है तो ये असत्य, कई है, मैनी सेलर है तो ये गलत है, असत्य है। देखिएगा, यहाँ पर मैनी है तो ये असत्य है। अगर ये कुछ, यहाँ पर 2 से 10 होती है, और कुछ, अगर यहाँ पर ये संख्या आ जाती है कुछ, कि कुछ होते हैं, कई नहीं होते, तो ये इसलिए असत्य है। अल्पाधिकार में कई विक्रेता हैं, कई विक्रेता यानी कि मैनी सेलर हैं, तो ये असत्य है। अगर कुछ विक्रेता हैं तो ये सत्य है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंग्रेजी में मैनी सेलर कर दी, यहाँ पर कुछ लिख देता, ए फ्यू सेलर अगर यहाँ होता तो ये ठीक होता, इसलिए असत्य है। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, सरकारी समष्टि अर्थशास्त्र में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप होता है।
बिल्कुल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार जो है इंटरफेयर करती है मांग जब पैदा होती है। क्योंकि देखो समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं केन्ज, उन्होंने तो यही कहा था कि सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है। सरकार ऑटोनोमस जो कंजम्पशन है वो करे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करे, स्वायत्त निवेश करे, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप होता है। इसलिए यह सत्य है। सकल निवेश बराबर है शुद्ध निवेश जमा मूल्य ह्रास। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो सकल निवेश में से जब मूल्य ह्रास घटाते तो शुद्ध निवेश आता है। ये सही है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। सत्य है, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन एक तरफा भुगतान है, हस्तांतरण भुगतान है, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अगला है JB के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। बिल्कुल ठीक है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, बिल्कुल सही है। तो ये देखिएगा सत्य है। नेक्स्ट है बैंक दर वह दर है जो सरकारी ऋणों पर वसूल की जाती है। ये असत्य है, फॉल्स है, क्योंकि बैंक दर वह दर है जो जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। देखिएगा, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है तो वो है बैंक दर। तो बैंक दर ये असत्य है, फॉल्स है, गलत है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस जो प्री बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आपका धन्यवाद।